हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनके लिए एक मोटिवेशनल जो ये कह सकते हो। इस कैंडिडेट का ऑलरेडी हम मॉक इंटरव्यू वाला वीडियो आपको शेयर कर चुके हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी इस ढंग का भी मैंने देखो हर कैंडिडेट का जो मैं कहता हूँ ना, जैसे आपने रवि वर्मा जी का जो हम डायरेक्ट टॉक विद रवि वर्मा जो किए थे, तो उसमें हमने रवि वर्मा से ये पूछा था कि जो सेलेक्टेड रवि वर्मा है, ये रवि वर्मा का नहीं है, ठीक है ना। जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैंने रवि वर्मा से पूछा था कि रवि वर्मा, आज आप सेलेक्टेड हो गए हो, 9th रैंक है। तो जो 3 डेज़ पहले का रवि वर्मा था, यानी सिलेक्शन के पहले का और आज में क्या अंतर है? तो उसने बोला, सर एज़ सच कोई डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, आज मोर रिलैक्स फ़ील कर रहा हूँ, एक कंफर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ। तो डिफरेंस जब जैसे ही आपका रिज़ल्ट फाइनल आ जाता है और रिज़ल्ट नहीं आता है, तब तक में आप में एक डिफरेंस हो जाता है। वो डिफरेंस ऐसा नहीं होता है कि अचानक आप में टैलेंट बहुत अधिक आ गया, आप अचानक बहुत टैलेंटेड नहीं हो गए। लेकिन हर जो सक्सेस होता है, ये अपने आप में एक स्टोरी होता है। हम दूसरे के सक्सेस स्टोरी से कुछ देखते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं और जो हम चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, उसमें से हम अपने को ये फाइंड करते हैं कि यस, ये इनकी जो ये बेस्ट चीज़ है, हम उसको ये कर सकते हैं। तो हमने एक कैंडिडेट जो सेलेक्टेड हैं, तो उनसे पूछा था कि अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, कि आपने क्या किया? आपने किस ढंग से प्रिपरेशन किया? क्या सारी चीज़ों को किया? तो देखो, जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, जो बोलते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट का हम स्पेसिफिक उस ढंग से प्रिपरेशन नहीं किए और उस ढंग से हमने चीज़ों को नहीं किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं जानते हैं। इनका आप एग्ज़ाम देखो, देखो ये यूपीएससी के कई एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, एनडीए 2 टाइम्स दे चुके हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये दिखाऊँगा। तो देखो इधर आपके जो हैं, इधर 15 एग्ज़ाम्स ये हो गए और 24 एग्ज़ाम्स, यानी कि 39 पेपर यहाँ, और ये इन्होंने लिखा है कि सम मोर आई डोंट रिमेंबर, ठीक है? तो एज़ सच मैंने ये जो लिखा था कि ये माय एग्ज़ाम्स, ठीक है? तो ये कैंडिडेट ये दिखाते हैं कि हमने इतने एग्ज़ाम्स ये दिए और कुछ और, यानी कि 39 तो आपके यही हो गए और प्लस कुछ और। तो ये बोलते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है, जो भी हम एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसके से जो फेलियर मिले, उस फेलियर को ही हमने ये सीखा और उस फेलियर ही आज का जो सक्सेस टर्न हुआ है, तो कहीं न कहीं उस फेलियर के कारण ये हुआ है। तो ये हमने मुझे एक अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं आपको प्रेज़ेंट करता हूँ कि एक स्ट्रैटेजी ऐसा भी, ठीक है? तो स ये जो ये 2019 में सेलेक्टेड हैं, ऑब्वियसली जो सेलेक्ट हो गए, तो कहीं न कहीं आपको उसके चीज़ों को देखते हैं और बहुत बार मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ बहुत सारे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को जो प्रिपरेशन कर रहे थे, सीरियस प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने अच्छा किया। बट इन स्पाइट ऑफ कभी पेपर 1 में 2 नंबर कम आया, कभी पेपर 1 में 2 नंबर कम आया, कभी इंटरव्यू में कम आया या कभी रनिंग नहीं कर पाए, कभी लॉन्ग जंप नहीं कर पाए, व्हाट्सोएवर रीज़न होता है, लेकिन उसमें से थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। बट दिस इज़ नॉट कि आप यदि 2 नंबर से 5 नंबर से फेल हो गए, इसका मतलब आप में टैलेंट नहीं है। यदि आप डिज़र्व करते हो, तो कहीं न कहीं लैंड करोगे। जैसे ये कैंडिडेट हैं, इन्होंने 2020 का जो 2020 सिविल सर्विसेज़ का मेंस भी लिखा। तो स्पेसिफिक इस एग्ज़ाम का इन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये डिज़र्व नहीं करते थे। ये इन सारे एग्ज़ाम्स को देखो, ये सारे एग्ज़ाम्स दिए और उसके बाद जो है वो सेलेक्ट हुए और दिस इज़ द स्टैंडिंग टेस्टिमोनी कि इनका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद ये सिविल सर्विसेज़ का मेंस भी इन्होंने 2020 में लिखा। अब तो उसका जो भी है रिज़ल्ट नहीं आया, ये दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन एट लीस्ट इन्होंने लिखा, ठीक है? तो इनका कुछ एग्ज़ाम्स जैसे कि उसमें देखो क्लियर कि नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए का इन्होंने 2 टाइम्स दिया, सीडीएस का इन्होंने 6 टाइम दिया, एयर फोर्स एफकैट का इन्होंने 4 टाइम्स दिया और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का ये जो 2019 का अटेम्प्ट जो था इनका, तो वो थर्ड अटेम्प्ट था। तो फाइनली सिलेक्शन आप देखो बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं सेकंड टाइम में सेलेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं थर्ड टाइम में, कुछ लोग होते हैं कि मल्टीपल टाइम। ऑब्वियसली देखो जनरल कैंडिडेट जो हैं वो मैक्सिमम उनके पास 5 अटेम्प्ट्स होते हैं। लेकिन
किसी के पास 4 अटेम्प्ट्स ही मिल पा रहा है, जो ओबीसी हैं उन्हें ज़्यादा अटेम्प्ट और एससी-एसटी हैं उन्हें और ज़्यादा अटेम्प्ट मिलते हैं। लेकिन इसमें अटेम्प्ट का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है क्योंकि आज का एज ब्रैकेट ही होता है वो 20 से 25 तक होता है। तो 20 टू 25 तक ही तो आप दे सकते हो, सॉरी 20 से 25 ईयर्स तक ही आप दे सकते हो। तो इन्होंने इधर इतने 15 एग्ज़ाम्स ये हुए। फिर जैसे देखो रेलवे का 3 एग्ज़ाम दिया, एसएससी का 2 टाइम्स दिया, ये बैंक का 4 टाइम्स दिया, एससीआरए स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस वो जो यूपीएससी ही करवाती है, उसको 1 टाइम दिया, यूपीपीसीएस जो सिविल सर्विसेज के लिए 3 टाइम्स दिया, यूपीएससी सिविल सर्विसेज तो वो 1 टाइम तो उसका इन्होंने मेंस भी 2020 में लिखा। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का 1 टाइम दिया। यूपीएससी, ईएससी जो इंजीनियरिंग सर्विस है, इस इंजीनियर ये थे हैं मीन्स इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तो इन्होंने 2 टाइम ये दिया। फिर गेट इन्होंने 2 टाइम्स दिया, फिर कोल इंडिया लिमिटेड का एग्ज़ाम 1 टाइम दिया, इसरो का एग्ज़ाम 2 टाइम्स दिया, बार्क का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ईएसएसईएल पता नहीं ये एग्ज़ैक्ट में ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये 1 टाइम। तो यानी कि 9 ये हुआ और उन्होंने लिखा कि सम मोर आई डू नॉट रिमेंबर। जस्ट अब आप ये सोचो कि कोई भी एग्ज़ाम मान के चलो कि सीडीएस आपने यदि इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि यदि इन्होंने सीडीएस 6 टाइम दिया, तो सीडीएस आपने 6 टाइम दिया, तो कहीं न कहीं 6 टाइम तो आप हर एग्ज़ाम जो होता है, वो अपना प्रिपरेशन माँगता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसमें आप रिटन भी क्वालीफाई किए हो, तो वो एग्ज़ाम आपका प्रिपरेशन माँगता है। यदि आप सेलेक्ट होते हो, यदि आपका सिलेक्शन उसमें रिटन में ही एटलीस्ट होता है, देखो सीडीएस एक डिफरेंट है। जो डिफेंस का है ना, एनडीए और सीडीएस, वो थोड़ा-सा डिफरेंट एग्ज़ाम हो जाता है। थोड़ा-सा डिफरेंट इन द सेंस कि आपने एक्सीलेंट किया, आपने बहुत अच्छा भी किया, तो क्या हो जाता है कि उसमें आप सपोज़ एसएसबी जो है, वो 5 डेज़ का, उसमें आप सही से नहीं कर पाए या फिर मान के चलो कि आप सारी चीज़ अच्छा किए, मेडिकल में आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वहाँ मेडिकल भी स्ट्रिक्ट होता है। फिर आपका जो इंटरव्यू है, वो उसका जो बोर्ड उनका इंटरव्यू अपना लेता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें या फिर जो एक्टिविटी देते हैं, वो सारे आप ऑब्जर्वेशन में रहते हो, तो किसी भी कारण से आपका वो वहाँ एलिमिनेशन हो सकता है। लेकिन जस्ट ये सोचो कि आपने सीडीएस दिया तो 6 टाइम प्रिपरेशन किया, एनडीए 2 टाइम्स दिया, यानी कि एनडीए अब जब क्या है प्लस 2 के लेवल से आप रहते हो, तो उस समय से ही आप दे रहे हो। एयर फोर्स एफकेट आपने 4 टाइम्स दिया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से तो सीएपीएफ आपने प्रिपरेशन किया, फिर आपने रेलवे का एग्जाम दिया तो आपने 3 टाइम्स एसएससी, ठीक है? ये अब देखो कहीं भी क्या होता है कि यदि कुछ और ये एग्जाम्स दे रहे हो तो इसका क्या ये मतलब है, ये सब एग्जाम्स यानी मैथ्स का भी इन्होंने अच्छा जो ये 20 है तो ये 20 में मैं समझता हूँ कि 20 आउट ऑफ 20 लाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि मैं बोथ टाइम ये 20 में से 17 सही किया हूँ। तो 17 सही हो रहा है तो नॉट बैड। आप 15 प्लस तो आपको सही करना चाहिए। तो यदि अदर एग्जाम्स दे रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। देखो, ये मैंने जस्ट आपका फर्स्ट में ही लिखा एक स्ट्रेटजी ऐसा भी। इन्होंने ऐसा किया अब इसके आधार पर ये सिलेक्ट हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस स्ट्रेटजी को जस्टिफाई कर रहा हूं कि आप सारे एग्जाम्स देते रहो। देखो, मैं इस ओपिनियन में हूं कि सारे एग्जाम्स नहीं देने चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन, लेकिन चूंकि ये इस कैंडिडेट का जो स्ट्रेटजी था, जो इन्होंने बताया, मैंने जब इनसे पूछा, तब ये जो बताए, मैंने ये आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, इसी वजह से मैंने लिखा कि ये एक स्ट्रेटजी ऐसा भी कि इन्होंने इस चीज को किया और इसका इनको फायदा हुआ। अब जो भी आप एग्जाम देते हो, मेरा कहना है कि आप रिलेटेड एग्जाम दो, ठीक है? अब रेलवे जैसे है, तो रेलवे का एग्जाम ऑब्वियसली है नहीं, ये देना चाहिए। जैसे मैं अपना लाइफ का यदि मैं अपनी ये बताऊँ, तो मैंने भी एक वन टाइम एससीआरए दिया है, ठीक है? एससीआरए का एग्ज़ाम मैंने 2007 में दिया था, ठीक है? 2007 में मैंने एससीआरए का एग्ज़ाम दिया था। सॉरी हाँ, 2007 में, ठीक है? मैंने एनडीए कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, सीडीएस कभी नहीं दिया, असिस्टेंट कमांडेंट मैंने 2 टाइम्स दिया, तो असिस्टेंट कमांडेंट 2 टाइम्स दिया, तो वो ऑल टाइम फर्स्ट टाइम भी मेरा ये सिलेक्शन रिटन में हो गया था, लेकिन जो भी है इंटरव्यू में मैं नहीं गया कुछ मेरे अपने पर्सनल रीजन के कारण। तो एससीआरए मैंने दिया, सिविल सर्विसेज में मल्टीपल टाइम दिया, जो भी है उसमें सिलेक्शन नहीं मिला। स्टेट पीसीएस है, तो मैंने 2 स्टेट्स का दिया है, बिहार और यूपी मिला करके 7 टाइम जो है प्री में क्वालीफाई हुआ हूँ, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं कभी मैं मेंस नहीं देता हूँ, कभी कुछ और गड़बड़ व्हाट्सोएवर है, तो 7 टाइम मैं पीटी क्वालीफाई किया हूँ पीसीएस का और मैं रिलेटेड ही एग्ज़ाम देता हूँ। हाँ, एसएससी सीजीएल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एसएससी सीजीएल जो है
जो आपका एसएससी सीजीएल, मैं टायर 1 4 टाइम्स क्वालीफाई हुआ हूँ। फर्स्ट टाइम मैं टायर 1, टायर 2 दोनों क्वालीफाई था, लेकिन मैं टायर 3 के लिए जो होता है वो मैं गया ही नहीं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। बस मैं ऐसे ही मज़ाक में उस समय ये देता था और फिर मैं आईबी में दिया तो 1 टाइम मैं क्वालीफाई हुआ। और इसके अलावा मैं एग्ज़ाम बैंक पीओ का मैंने एक 1 टाइम, एक बार मैं 2 बार दिया। एक करूर वैश्य बैंक का और एक मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया था। तो मैं दोनों में क्वालीफाई हो गया था, लेकिन उस समय मेरे पास डिग्री नहीं थी। मैं ग्रेजुएशन फाइनल, मेरा डिग्री लेट हो गया था, तो इस वजह से मैं उसमें जा नहीं पाया था। लेकिन अदरवाइज़ मैं लिमिटेड एग्ज़ाम्स ये दिया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने भी, लेकिन रिलेटेड जैसे मैंने रेलवे का कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने एनडीए का कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, सीडीएस का कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, एफकेट का कभी एग्ज़ाम नहीं दिया। बैंक्स का तो मैंने ये दिया ही, जैसे देखो सीएससी तो जो इंजीनियरिंग सर ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह का, कभी चूँकि हमारा इंजीनियरिंग का जो था उसमें हमारा सब्जेक्ट का पेपर ही नहीं होता है। गेट गेट मैंने कभी नहीं दिया, कोल इंडिया, इसरो, बार्क ये सब मैंने कभी ये नहीं दिया, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्होंने इस चीज़ को दिया, इनको अच्छा लगता। अब देखो, कहीं भी सबसे बड़ी बात होती है कि आप यदि एग्ज़ाम देते हो तो रिलेटेड, जो आपका रिलेटेड पोर्शन हो, आप एग्जाम में जरूर बैठो, रिलेटेड पोर्शन है उसको आप स्ट्रॉन्ग करो। देखो, जीएस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, ये सारे के सारे चीज तो आपको पढ़ना ही है। तो यदि कोई भी 40 एग्जाम्स में बैठा, तो ये मान के चलो कि आप एज ए टेस्ट उसको दे रहे हो, टेस्ट के तौर पे दो, उस एग्जाम के रिजल्ट से आप बहुत अधिक अटैच नहीं रहो कि ये क्या होगा। मान के चलो कोई सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा है, आपने दे दिया, आप उस शहर में उपस्थित हैं, तो आप टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, उसको लिखो, एटलीस्ट उतने क्वेश्चंस तो आप वो उसको करके आओगे। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, कि जो आपने क्वेश्चन ऐसे देखा और जो एक्चुअल में आपने एग्जाम में देखा, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो, वो आपका क्या होता है कि उसका अधिक आपको ध्यान रहता है। तो देखो, जो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये स्ट्रेटजी इनका था, इस ढंग से आप क्या कर सकते हो कि टेस्ट, अधिक से अधिक टेस्ट दो। और मैं इसी वजह से कहता हूं कि कैंडिडेट जो रिलेटेड, जो इंटरेस्टेड हैं, वो स्टेट पीसीएस का, ठीक है, स्टेट पीसीएस का दे सकते हो। और यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज है, वो आप जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो, अब देखो जिनको है कि हमें असिस्टेंट कमांडेंट में ही जाना है, अब आप मान के चलो जो जनरल कैंडिडेट है उन्हें 6 अटेम्प्ट मिलता है, जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको 9 अटेम्प्ट मिलता है, जो एससी एसटी कैंडिडेट है तो आप जितनी बार चाहो उस चीज को दे सकते हो। तो मान के चलो कि कोई सपोज एससी एसटी कैंडिडेट है, तो उनके पास सिविल सर्विसेज में क्या है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। तो आप हर साल दो, आप हर साल एग्जाम दो। असिस्टेंट कमांडेंट में भले आप ये जा रहे हो, लेकिन आप उसमें दो, दोनों पेपर आपका अच्छा होगा। दोनों पेपर आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे इस बार ही मान के चलो कि कोई भी कैंडिडेट, आप जनरल के हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी, यदि आपको परमिट करता है, जैसे जनरल वाले के 6 अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट कम नहीं होते हैं। यदि आपको लगता है कि आप अभी असिस्टेंट कमांडेंट में सीरियस हो, लेकिन उसको भी आपको देना, तो एक्चुअल में आप दो एग्जाम, वहां जाकर के दो। अब कुछ कैंडिडेट का होता है कि हम जब को हमको क्वेश्चन पेपर बाहर मिल ही जा रहा है, तो मैं अटेम्प्ट अपना क्यों बर्बाद करूं। देखो, यस, आपको लगता है कि कल के डेट में हम फ्यूचर में सीरियस उसको दे रहे हैं, सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नो डाउट अपना अटेम्प्ट बर्बाद नहीं करो। लेकिन सपोज जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तो उनके पास अनलिमिटेड चांस है, आप दो एटलीस्ट 4 घंटे उस दिन, 100 क्वेश्चन आप जीएस में देखोगे प्रॉपर तरीका से, उसमें कुछ सोल्व करोगे। सेकेंड पेपर में आपका मैथ्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश वाला रीडिंग कम्प्रिहेंशन, तो वो आपका काम आएगा। ओबीसी के लिए हो, 9 अटेम्प्ट आपको मिल रहे हैं, तो आप दो उस चीज को प्रॉपर तरीका से। कुछ और एग्जाम्स उस ढंग से होते हैं, जैसे अभी आईबी का हुआ, कुछ लोग टायर 1 जो भी आप लोग में से क्वालिफाई किए हो, तो उसको आप दो उस टाइप के एग्जाम को, उससे लर्निंग ये करना है, उससे सीखना है, और एट द एंड ऑफ द डे ये हमें क्वालिफाई करना है। अब ये मैंने बताया कि ये स्ट्रेटजी, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे एग्जाम रेलवे वेलवे सबका भरने लगो, जो रिलेटेड आपका एग्जाम है, जिससे कि सपोज आपका असिस्टेंट कमांडेंट मेन टारगेट है, तो आपका रिलेटेड जो एग्जाम है उस ढंग से। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ एग्जाम बैठे हुए पटना में है और आपका दिल्ली में है, तो इस समय कोई उस ढंग का नहीं है, तो जाने का जरूरत नहीं है आपको अपना 3 4 दिन टाइम बर्बाद करने का। लेकिन आप सेम शहर में हो, सेम शहर में आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है, तो आप उसको दो, उस चीज से आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो जिनको भी टेस्ट देना है, केन स्टडीज पे आप जाकर के टेस्ट दे सकते हो, या हमें जो भी इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर पे। जिन्हें भी टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है, हमने अभी तक 5 पेपर 1 का, 5 पेपर 2 का हमने टेस्ट अपलोड कर दिया है, तो जिनको देना है मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो आप देखो, एट द एंड ऑफ द डे लर्निंग करते रहो,
टारगेट पर अपना ध्यान रखो और सेलेक्ट हो ताकि हम आपकी स्टोरी शेयर कर सकें। ओके, थैंक यू।